अगला टॉपिक है अपना बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट 2025 ये क्या है कि ये एक्ट जो है 19 अमेंडमेंट लेके आया है। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस 19 अमेंडमेंट अक्रॉस 5 की लॉज। 5 की लॉज क्या है? 5 लॉज जो है आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1955 एंड बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980। ये जो है 2 लॉ ये हो गया। टोटल 5 लॉ को अमेंडमेंट किया गया, 19 अमेंडमेंट। और मतलब जो है कंटेक्स्ट यही है इसका कि 19 अमेंडमेंट किया गया है 5 की बैंकिंग लॉ में। तो क्या क्या है इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है कि रेजेस द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड फ्रॉम 5 लाख टू 2 करोड़। ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है कि मतलब जैसे कोई बैंक है तो उस बैंक में किसी का डिपॉजिट, किसी भी स्टेक होल्डर का डिपॉजिट चाहे शेयर जो है कितना तक अगर है तो उसको माना जाएगा कि ये जो है इसकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बैंक की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो पहले क्या थ्रेशोल्ड था? 5 लाख था, उसको बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया। अपडेटिंग द 1968 लिमिट टू रिड्यूस द इनसाइडर कंट्रोल रिस्क इन द बैंक। मतलब इस लिमिट को इसलिए बढ़ाया गया 5 लाख से 2 करोड़ कि इससे जो है जो इनसाइडर कंट्रोल का जो रिस्क होता है उसको जो है मिनिमाइज किया जा सके, उसको कम किया जा सके। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट threshold is the minimum financial stake a person must hold in a bank to be considered as having significant influence over its affair। मतलब जो है मिनिमम अमाउंट रखने वाला कोई व्यक्ति, कोई स्टेक होल्डर को मतलब जो है अगर 2 करोड़ रखता है तो उसको ये माना जाएगा कि जो है ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंपनी के चाहे बैंक के अफेयर में ये कर सकता है। टेन्योर रिफॉर्म एक्सटेंड और क्या और अमेंडमेंट क्या किया गया? एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर। कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर का जो टेन्योर है उसको जो एक्सटेंड किया गया, एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन एंड वोल टाइम डायरेक्टर फ्रॉम 8 to 10 ईयर। मतलब जो है पहले जो है डायरेक्टर्स का जो टेन्योर हुआ करता था 8 साल का होता था, उसको 10 साल कर दिया गया है। किसके साथ? मतलब किस अमेंडमेंट के अलाइनमेंट में किया गया है इसको? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। हम पॉलिटी में इसको कवर करेंगे। तो उसको अलाइंड करने के लिए इसके जो है कोऑपरेटिव बैंक के जो डायरेक्टर का टेन्योर जो है बढ़ाया गया। इन्वेस्टर सेफ गार्ड क्या है? इनेबल पब्लिक सेक्टर बैंक। ये क्या बोलता है कि इनेबल पब्लिक सेक्टर बैंक टू ट्रांसफर अनक्लेम्ड शेयर एंड प्रोसीड टू द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये एक तरीके का फंड क्रिएट किया गया है। जब किसी बैंक में डिपॉजिट होता है और लंबे समय तक डिपॉजिट हो जाने के बाद उसको क्लेम करने वाला व्यक्ति या तो क्लेम ना करे या कोई क्लेमेंट ना हो उसका, तो वैसे फंड का जो है एक इन्वेस्टर्स के सेफ गार्ड करने के लिए, उनके एजुकेशन को, उनके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को क्रिएट किया गया। इसको क्रिएट किया गया कंपनी एक्ट 2013 के तहत। इज ए गवर्नमेंट मैंडेट फंड दैट सेफ गार्ड अनक्लेम असेट्स, प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड इनेबल अ राइटफुल क्लेम। तो इस अमेंडमेंट में एक ये भी शामिल है। पीएसबी आर एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द रिम्यूनरेशन फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होते हैं उनका रिम्यूनरेशन मतलब उसका पेमेंट जो है डिटरमाइन करने की भी स्वतंत्रता जो है उनको एम्पावर्ड जो है पीएसबी को इस अमेंडमेंट में किया गया। तो जो 19 अमेंडमेंट जो किए गए बैंकिंग सेक्टर में, उसमें एक तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड का लिमिट बढ़ाया गया, पहला चीज़, ठीक है। टेन्योर ऑफ जो है कोऑपरेटिव बैंक के जो डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ाया गया। इन्वेस्टर सेफ गार्ड करने को मतलब अनक्लेम्ड अमाउंट को सेफ करने के लिए इन्वेस्टर्स के अवेयरनेस और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एक सेपरेट फंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का गठन किया गया अब कंपनी एक्ट 2013 के तहत। और साथ ही साथ जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पेमेंट को पीएसबी जो है मैनेज करे, एम्पावर्ड किया गया। अगला टॉपिक है हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए, बैंकों में हम कुछ पैसा जमा करते हैं, हो सकता है 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, मतलब जितना भी अमाउंट हो। किसी कंडीशन में बैंक रन होता है, बैंक रन या बैंक दिवालिया हो जाता है किसी कारण से, और आपका पैसा ऐसा लगता है कि ये बैंक डूब गया, हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए आरबीआई में डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है। इसको बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। इस एक्ट के तहत जो है कंसिडरिंग इंक्रीजिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट विच इज़ करेंटली स्टैंड एट 5 लाख। मतलब जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये कंसिडर कर रहा है कि जो 5 लाख रुपए तक का
इंश्योरेंस है अंडर द किस एक्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के तहत 5 लाख का जो अमाउंट है उसको बढ़ाया जाए। मतलब समझ लीजिए कि आप अगर 50 करोड़ 50 लाख अमाउंट अगर रखे हुए हैं बैंक में और बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक रन हो जाता है, किसी कारण से डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो मिनिमम 5 लाख रुपए आपको जो है एज ए इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस आपको क्रेडिट हो जाता है, आपको मिल सकता है, आप क्लेम कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है वो आप आगे देखेंगे। तो द डिपॉजिट इंश्योरेंस इज मेजर ऑफ प्रोटेक्शन टू डिपॉजिटर्स, ये प्रोटेक्शन है किस डिपॉजिटर्स को, पर्टिकुलरली स्मॉल डिपॉजिटर्स। ये स्मॉल डिपॉजिटर, अब मैं बताया ना जैसे कि 50 लाख रुपए आप डिपॉजिट किए हैं तो भी आपका इंश्योरेंस कितने तक का है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का है। लेकिन अगर आप 5 लाख ही रुपए है तो भी आपको 5 लाख तक का आपका क्लेम मिल सकता है। फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ देयर सेविंग अराइजिंग फ्रॉम बैंक फेलियर, किसी कंडीशन में बैंक फेलियर हो जाता है तो आपके सेविंग जो है उसको लॉस को एवर्स करने के लिए, लॉस को मतलब जो है आपको रिकवर करने के लिए जो है एक तरीके का इंश्योरेंस स्कीम है। इंट्रोड्यूस्ड इन 1962 अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। और इंडिया जो है तो बहुत सारे देश अभी, लेकिन नंबर 1 पे था यूएसए, जो जिसने फर्स्ट टाइम जो है ये एक्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है टाइप का स्कीम जो लॉन्च किया था। सेकेंड पर था इंडिया। इंडिया वाज सच अ कंट्री दैट इंट्रोड्यूस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फॉर देयर इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स। मैनेज्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो ये जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है कौन मैनेज करता है, तो आरबीआई के अंडर में एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है इसका, जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। कवरेज क्या है, इनिशियली 1500 रुपये का कवरेज था। इट वाज रेज टू 5 लाख रुपीज़ आफ्टर 2020 पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस। मतलब पंजाब और महाराष्ट्र बैंक का जो क्राइसिस आया था उसके बाद इस डिपॉजिट इंश्योरेंस को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। उसके पहले 1500 का कवर मिलता था। इफ़ द डिपॉजिट आर हेल्ड विथ मोर देन 1 बैंक, मतलब अगर जैसे मान लीजिए किसी ने एसबीआई में 10 लाख रुपए रखा हुआ है, किसी ने और उसी व्यक्ति ने पीएनबी में भी 10 लाख रुपए रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 लाख का कवरेज मिलेगा और यहाँ पर भी 5 लाख का कवरेज मिलेगा। साथ ही साथ मान लीजिए एक्सिस बैंक में उसने 10 लाख का रखा हुआ है तो यहाँ भी 5 लाख ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सेपरेट हर एक बैंकों में, अगर अलग अलग बैंकों में उसके पैसे जमा है तो अलग अलग बैंकों का उसका इंश्योरेंस कवर होगा। लेकिन अगर एसबीआई के ही मान लीजिए दिल्ली में उसने 10 लाख रुपया डिपॉजिट किया, मुंबई एसबीआई में 10 लाख डिपॉजिट किया, कोलकाता बैंक में 10 लाख डिपॉजिट किया एसबीआई में ही, तो यहाँ पर जो है ये तीनों जो डिफरेंट ब्रांच ऑफ सेम बैंक है तो इनको जो है कवरअप जो है सेम एक ही मिलेगा, मतलब 5 लाख का। ये 30 लाख का जो है इंश्योरेंस यहाँ पे 5 लाख ही हो जाएगा। लेकिन अगर ये 10-10 लाख रुपए अलग अलग बैंकों में है तो अलग अलग इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे मिलेगा। और कौन कौन बैंक कवर करते हैं, तो इंश्योरर ऑल कमर्शियल बैंक, सभी कमर्शियल बैंक इसके अंतर्गत आते हैं, इंक्लूडिंग ब्रांचेस ऑफ द फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। मतलब विदेशी बैंक कोई इंडिया में फंक्शन करते हैं और इंडियन से डिपॉजिट लेते हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें आएंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इज कंपलसरी एंड नो बैंक कैन विड्रॉ फ्रॉम इट। मतलब जो है सभी बैंकों को इस डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम में शामिल होना कंपलसरी है, कोई भी इससे एक्सक्लूडेड नहीं है। एक्सेप्शनल लैंड डेवलपमेंट बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इससे एक्सक्लूडेड है, मतलब इसमें डिपॉजिटरी इंश्योरेंस स्कीम में शामिल नहीं होते हैं। क्या क्या इंश्योरेंस इंश्योर्ड है इसमें, तो एक तो सेविंग अकाउंट में जो पैसा है आपका, फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा है, करेंट अकाउंट में पैसा है, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब में जितने भी आपके जो इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है। एक्सेप्शनल क्या है, डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इंटर डिपॉजिट बैंक एंड डिपॉजिट विद द स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। मतलब ये एक तरीके से जो है स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स का जो है उसको सेव करने के लिए ये स्कीम है, ना कि इंस्टीट्यूशन के लिए। इट इंश्योर बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट हेल्ड बाय द डिपॉजिटर इन अ बैंक। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका 5 लाख का डिपॉजिट है, वो 8 लाख रुपए हो गया है इंटरेस्ट लेकर के, तो आपका जो है जो इंश्योरेंस है इसमें वो इसमें इंटरेस्ट भी काउंट होगा। प्रिंसिपल जो 5 तो है ही, साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी इसमें काउंट होगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम इज बोर्न इंटायरली बाय द इंश्योरर बैंक, और इसका जो है प्रीमियम का जो भुगतान करना है वो इंश्योरर बैंक ही करेगा, जिस बैंक में आपका जो है
खाता है वो बैंक ही करेगा, इसमें आपको बर्डन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज बैंक किसी भी दूसरे वे में आपसे रिकवर कर सकता है एज ए सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन इसका जो है प्रीमियम बैंक को ही बियर करना है। इनिशियली कवर्ड 287 बैंक्स, नाउ इंक्लूडेड 1997 बैंक टिल मार्च 2024। इंडिया इंश्योरर 97.8% ऑफ टोटल अकाउंट एक्सीडिंग दैट 80% ग्लोबल बेंचमार्क। मतलब इसमें अगर डाटा देखेंगे तो इस रेगुलेशन में गवर्नमेंट इंडिया जो है बहुत आगे है। ग्लोबल बेंचमार्क में एवरेज जो है 80% है, जिसमें जो है आपका जो अकाउंट जो है इंश्योर्ड है। यहाँ पे इंडिया में है 97.8% टोटल अकाउंट इंश्योर्ड है इस डिपॉजिटरी इंश्योरेंस गारंटी स्कीम में। तो ये क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन, ये जो इंस्टीट्यूशन है विद इन आरबीआई की एक सब्सिडरी, ये क्या है, तो ये 1978 ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काम आता है, चाहे कभी भी मेंस वगैरह में भी हम आंसर लिखते हैं। तो ये जो डाटाज वगैरह है, कब किस इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, कब उसको स्टैट्यूटरी बॉडी थी, कब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, क्या मैंडेट मिल गया, ये बहुत मायने रखता है। तो 1978 में जो है इसका फॉर्मेशन होता है। किस एक्ट के तहत, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के एक्ट के तहत 1978 में इसका गठन होता है। ऑपरेट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो किसके अंतर्गत है ये, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और कौन इसका मालिक है, किसकी सब्सिडियरी है, ये आरबीआई की सब्सिडियरी है। फंक्शन क्या है, इंश्योरर डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल कोऑपरेटिव एंड फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, कलेक्ट्स इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बैंक बेस्ड ऑन देयर रिस्क प्रोफाइल एंड पे इंश्योर्ड डिपॉजिटर इन केस ऑफ बैंक फेलियर। मतलब ये पैसा जो है वो बैंक से लेता है इंश्योरेंस प्रीमियम, और किसी कंडीशन में अगर बैंक फेल हो जाता है तो जो भी उसके कस्टमर है उसको वो एज ए इंश्योरेंस जो है उसको पैसा जो है रिटर्न करता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, क्लेम प्रोसेस क्या है, मान लीजिए मेरा किसी एक XYZ किसी बैंक में मेरा अकाउंट है और वो बैंक फेल हो गया, तो मैं अपने जो डिपॉजिट पैसे है उसको क्लेम कैसे कर सकता हूँ, तो उसका क्लेम करने का प्रोसेस है व्हेन आरबीआई प्लेसेस है रिस्ट्रिक्शन मोरेटोरियम ऑन बैंक। मतलब किसी कारण से आरबीआई उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है या मोरेटोरियम लगा देता है बैंक के फंक्शनिंग पे, तो द बैंक मस्ट सबमिट डिपॉजिटर क्लेम टू DICGC। मतलब जो है तो जैसे ही उस पर बैंक पे बैन एक तरीके का हो जाता है, तो बैंक जो है डिपॉजिटरों के नाम क्लेम वगैरह जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को देता है। विथ इन 40 डेज क्या होगा कि फॉलोड बाय DICGC वेरिफिकेशन विथ, ये एक तो 45 दिन में दे दिया, और उसके बाद जो 45 दिन के भीतर जो है अगर बैंक दे देता है इस इंस्टीट्यूशन को DICGC को, तो वो 30 दिन के अंदर जो है इसका वेरिफिकेशन करता है, और इंश्योर्ड डिपॉजिट आर पेड टू द डिपॉजिटर विद इन 15 डेज आफ्टर द वेरिफिकेशन। मतलब 45 दिन, 30 दिन और 15 दिन, मतलब टोटल 90 डेज इंश्योरिंग सेटलमेंट विद इन 90 डेज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इम्पोजिशन। मतलब बैंक का जो को रिस्ट्रिक्शन जब इम्पोज किया गया था उसके 90 डेज के भीतर जो भी क्लेमेंट हैं उनको पैसा जो है दे देना है। इस एक्ट में ये बात कही गई है। अगला टॉपिक है अपना अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में क्या है कि अ कंसेंट ड्रिवन प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योर डाटा शेयरिंग टू अवेल अ लोन कंप्लीटेड 4 ईयर। ये जो है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या है कि ऐसी कोई संस्था जो आपका अकाउंट फाइनेंस से संबंधित जो भी डाटा जो है एग्रीगेट करती हो, इकट्ठा करती हो, और आपके कंसेंट बेसिस पे, मतलब जो है आपका कंसेंट लेकर के वो आपके डाटास को इकट्ठा करती हो, और यही डाटा अगर आपका डाटा कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिक्वायर्ड है तो वो जो है उसके साथ शेयर करती है। ये कंसेंट बेस जो है फ्रेमवर्क है, 4 साल इसने पूरा कर लिया है। consolidated users financial data for the multiple sources and share it for service provider। ये आपके डाटा को मल्टीपल सोर्सेस से लेता है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले सकता है, म्यूचुअल फंड ऑफिस से ले सकता है, इंश्योरेंस से ले सकता है, बैंकिंग सेक्टर में आपके जो डिपॉजिट है वहाँ से आपके डाटा को ले सकता है और एक जगह इकट्ठा करता है। अब सपोज दैट आपको कहीं लोन का रिक्वायरमेंट है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से, मान लीजिए SBI में आपका अकाउंट है, आप मन्नपुरम से जो है कुछ लोन लेना चाहते हैं, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेना चाहते हैं, या किसी दूसरे बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो वो बैंक वाला आपका डाटा जो है इस अकाउंट एग्रीगेटर से मांगेगा। अब ये अकाउंट एग्रीगेटर जो है कंसेंट लेकर के आपका डाटा इकट्ठा किया हुआ है, जो आपके इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है और अदर डिपॉजिट बैंक वगैरह में जो है, तो यहाँ से एक जगह से आपका डाटा इकट्ठा करके रखता है और दूसरे को डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका डाटा जो है शेयर होता है। रेगुलेशन कौन करता है इसको? RBI रेगुलेट द NBFC। ये जो है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो है एक टाइप का नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ऑन अ यूजर कंसेंट मॉडल फंक्शनिंग ओनली एज ए डाटा इंटरमीडियरी। मतलब ये एक डाटा इंटरमीडियरी का काम करता है
और कंसेंट बेस्ड मॉडल के अंतर्गत ये काम करता है और आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। विदाउट राइट टू व्यू, स्टोर और मोनेटाइज डाटा, ये आपके डाटा को मोनेटाइज नहीं करता है। और विदाउट राइट टू व्यू और स्टोर जो है ये जो है मॉडल पे काम करता है और शेयर करता है। रिकॉग्नाइज ए पार्ट ऑफ इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी 2023 एलॉन्गसाइड आधार, यूपीआई एंड ONDC। किस तरीके से ये फंक्शन करता है देखिए, जैसे आप एक यूजर हैं, ठीक है, आपसे कंसेंट लेकर के ये अकाउंट एग्रीगेटर जो है आपसे कंसेंट लेकर के आपका जो है कि ये मेरा डाटा शेयर हो सकता है, तो ये कंसेंट लेकर के पहले डाटा जो है डिमांड कहाँ से करता है, रिक्वेस्ट करता है डाटा थ्रू ओपन APIs। कहाँ से? इनवॉइस टेक्स्ट प्लेटफॉर्म से ये डाटा आपका लेगा, इंश्योरेंस प्रोवाइडर से आपका डाटा लेगा, म्यूचुअल फंड हाउस से और बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से आपका डाटा लेगा कि किस तरह के हमारे ये कस्टमर हैं, कितना डिपॉजिट है, क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब इसको एक जगह इकट्ठा करके रखता है। अब डाटा का जो फ्लो होता है, डाटा फ्लो टू द FIUE, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, जो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो यूजर है वहाँ से वहाँ पे ये डाटा का फ्लो करता है। यहाँ से ये डाटा लेता है और यहाँ से ये डाटा का यहाँ पे फ्लो होता है। इंड टू इंड इनक्रिप्टेड डिजिटली साइंड एंड टेम्पर्ड प्रूफ रियल टाइम डाटा जो है ये शेयर करता है। शेयर किसके साथ करता है? कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग बैंक, वेल्थ मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट और रोबो एडवाइजर। तो यहाँ पे ये आपके डाटा को शेयर करता है। तो समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे जो डिपॉजिट है और यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ से लोन लेना है, तो लोन जो देने वाली इंस्टीट्यूशन है आपको लोन देने से पहले यहाँ से डाटा मांगेंगी, ये डाटा इनसे मांगेंगी, तो यहाँ से इनको ये डाटा इकट्ठा हुआ है और आपको इसमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अकाउंट एग्रीगेटर एम्पावर्स द इंडिविजुअल विथ कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल फाइनेंशियल डाटा विच अदरवाइज रिमेन इन साइलोज। साइलोज मतलब जो है एक जगह कहीं ऐसे इकट्ठा रहती है, अनयूजफुल रहती है, या फिर आपसे ही डाटा मांगा जाता है। यहाँ पर आपसे डाटा ना मांग करके आपके डाटा जो है जस्ट जो है आपका डाटा कैप्चर करके शेयर करना है लीगल वे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या है कि गाजियाबाद नगर निगम, कंटेक्स्ट ये है इसका कि गाजियाबाद नगर निगम जो है इशूड इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। मतलब एक बॉन्ड, अब देखिए इसमें एक वर्ड आया जैसे बॉन्ड, तो बॉन्ड, डिबेंचर, इक्विटी, ये सब क्या होते हैं? इसका जो है अगर आप बेसिक्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि बॉन्ड का ट्रेड किस तरीके से होता है, बॉन्ड में जो खरीदने वाला है उसकी क्या लायबिलिटी होती है, क्या और क्या बेनिफिट होता है, चाहे बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी की क्या लायबिलिटी होती है, इक्विटी से ये किस तरीके से डिफरेंस है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड, फिर जीरो कूपन बॉन्ड के बाद एक इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड होता है, टेन्योर क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है। ये जब स्टैटिक पोर्शन पढ़ता है आदमी तो इसको समझता है। फिलहाल जो है हमारा करंट अफेयर कंटेस्ट है। तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या है? इट इज़ ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाई अर्बन लोकल बॉडीज टू फंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब जो है ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली कोई जो संस्था है, कौन संस्था है? अर्बन लोकल बॉडी है, वो जारी करती है, जारी करेगी, पब्लिक जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी उसके पास वो बॉन्ड जाएगा, बॉन्ड के बजाय अर्बन लोकल बॉडी को पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा, उस फंड का यूटिलाइजेशन करना है किसमें? इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो है इसका यूटिलाइजेशन करेगी। इसमें क्या क्या कंबाइंड है? एक तो म्यूनिसिपल बॉन्ड है, ये जो है नॉन कन्वर्टिबल डेप्ट सिक्योरिटीज इशू बाय द म्यूनिसिपल बॉडीज एज पर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रेज कैपिटल फॉर द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी नॉन कन्वर्टिबिलिटी डेप्ट क्या है कि नॉन कन्वर्टिबिलिटी डेप्ट ये है कि डेप्ट का मतलब ये डेप्ट ही रह जाएगा और मैच्योरिटी में एज ए मतलब जो है डेप्ट इसको आप सरेंडर करेंगे और अपना कैश विड्रॉ कर लेंगे। ये नहीं कि बाद में इसमें कन्वर्ट होकर के आप इसके शेयर धारक बन जाएं, शेयर होल्डर बन जाएं, इसका इक्विटी कुछ परचेस कर लें, मतलब वैसा नहीं है। ये एक फिक्स टेन्योर बॉन्ड स्कीम है जो कि नॉन कन्वर्टिबल है। नॉन कन्वर्टिबल डेप्ट और कन्वर्टिबल डेप्ट का डिफरेंस जो है ये इतना मायने रखता है रियल लाइफ में कि सहारा का जो स्कैम हुआ है, आपको बता देता हूँ, सहारा का जो स्कैम हुआ था ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के रूप में ही हुआ था। जैसे इनिशियल स्टेज में उसने क्या है कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जो है उसने इशू किया और उसके बाद उसने जो है इसको कुछ कन्वर्जन करने का चाहे नहीं कन्वर्जन करने का कुछ मामला जो है सेबी ने पकड़ा और उसके बाद बोला कि आप इस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आपने जारी किया था, बॉन्ड की मैच्योरिटी हो चुकी है, आप अपने इशूधारक को पैसा वापस कीजिए और साथ साथ जो पेनल्टी
जो उसने मतलब इम्पोज किया और जो पिनिटिव पनिशमेंट जो है सहारा ग्रुप पे डाला, उसके चलते एक तरीके का किस तरीके से सहारा का मेसअप हुआ, वो जब कभी आप सर्च मारेंगे तब समझ में आएगा। तो इसलिए क्या है कि मतलब ये है, इकोनॉमिक हुआ चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ चाहे पॉलिटी हुआ, इसमें जो एक एक वर्ड होता है ना, तो उसका कुछ मायने निकल के आता है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर टाइप का ये है। ग्रीन बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो फंडिंग होती है, द बॉन्ड्स दैट फाइनेंस क्लाइमेट फ्रेंडली एंड लो कार्बन इनिशिएटिव, मतलब ऐसे स्कीम में, ऐसी योजनाओं में पैसा ये लगेगा जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो और लो कार्बन इनिशिएटिव हो। दे आर क्लासिफाइड एज ए ग्रीन व्हेन दे फंड प्रोजेक्ट विथ मेजरेबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट and meet required certification and disclosure norms. Green municipal bonds are typically backed by municipal revenues, users charges और project specific income। ठीक है, मतलब जो है ये जो है इसका जो है कैसे बैकअप होता है इसका, कैसे इसका फंडिंग होगा कि अगर बॉन्ड जारी करने वाली कोई संस्था है, वो अपना खुद का कुछ रेवेन्यू होगा, उसका रेवेन्यू का सोर्स होगा, यूजर्स चार्जेस से पैसा कलेक्ट करेगा और उसको फंडिंग करेगा। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत इसको जो है जारी किया गया था। तो अब स्वच्छ भारत मिशन क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को जो है लॉन्च किया गया था। इट एम्स टू प्रमोट द क्लीनलीनेस, सैनिटेशन एंड हाइजीन अक्रॉस इंडिया, मतलब क्लीनलीनेस, सैनिटेशन और हाइजीन को प्रमोट करना है पूरे भारत में। एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन बाय बिल्डिंग टॉयलेट इन रूरल और अर्बन एरिया, मतलब जो है मतलब खुले में शौच को मुक्त करना है भारत को, और टॉयलेट बनाना है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रमोट वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन के साथ साथ जो है वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस इसमें जो है दिया हुआ है स्वच्छ भारत मिशन में। रेज अवेयरनेस अबाउट द हाइजीन एंड क्लीनिनेस, अवेयरनेस फैलाना है हाइजीन और क्लीनिनेस के बारे में। कंपोनेंट क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के 2 कंपोनेंट हैं स्वच्छ भारत मिशन, एक तो ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? फोकस ऑन बिल्डिंग टॉयलेट्स एंड एलिमिनेटिंग ओपन डिफिकेशन, मतलब टॉयलेट बनाना और खुले शौच को मुक्त करना। अर्बन एरिया में क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन, पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एंड क्लीननेस इन द सिटी। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और रूरल में क्या डिफरेंस है, प्रोजेक्ट में और स्टेप क्या लेते हैं। फंडिंग कहाँ से मिलता है? द फंडिंग इज सपोर्टेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूटर, मतलब स्वच्छ भारत को फंडिंग मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर भी कुछ फंड करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर का ही चाहे कॉर्पोरेट का बोला जाए तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो कॉर्पोरेट हाउस, कोई बिजनेस हाउस, कोई कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खर्च करती है। तो उस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो है स्वच्छ भारत अभियान में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंसेंटिव स्कीम फॉर लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन, मतलब गवर्नमेंट जो है भीम के थ्रू जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम लेके आई है। कंटेक्स्ट इसका यही है। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव एन इंसेंटिव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन P2M, P2 मतलब जो है पर्सन टू मर्चेंट। अब जैसे इसमें क्या होता है C2C, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, मतलब ये बहुत सारी जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे जो है ये इस टाइप की जो है वर्डिंग आते हैं, इसमें आपको समझना चाहिए। तो पर्सन टू मर्चेंट रिफर्स टू द पेमेंट मेड फ्रॉम ए इंडिविजुअल्स बैंक अकाउंट टू द मर्चेंट्स बैंक अकाउंट वाया यूपीआई फॉर परचेस विद द इंटरचेंज फी चार्ज बिटवीन बैंक्स एंड प्रोसेसिंग, मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास यूपीआई है एसबीआई का, और आपने कहीं सामने जो है कुछ सामान खरीदा और यूपीआई से पेमेंट किया, अगले वाले का अकाउंट है कैनरा बैंक में, तो एसबीआई से कैनरा बैंक में आपका पैसा जो है थ्रू यूपीआई होता है। तो इस यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता है एसबीआई से कैनरा बैंक में, तो कुछ ना कुछ इसका जो है चार्जेस लगता है। तो इस चार्जेस को जो है फ्री करने के लिए तो लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लाई है, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में जब ऐसे पैसा ट्रांसफ़र होगा तो बैंक को भी कुछ इसमें मिलना चाहिए। तो उसके तहत जो है फाइनेंशियली आउटलेट 1500 करोड़ एलोकेट किया गया है टू इम्प्लीमेंट दिस भीम बेस्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन इंसेंटिव स्कीम। एलिजिबिलिटी क्या है? कवर यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन अप टू 2000 फॉर द स्मॉल मर्चेंट, मतलब 2000 रुपये तक ये जो स्कीम लाया गया है, इसमें 2000 तक का जो ट्रांजैक्शन है मतलब स्मॉल मर्चेंट को के लिए ही बेनिफिशियल है, उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन पे ये जो है स्कीम लागू नहीं होती है। द स्मॉल मर्चेंट रिसीव एन इंसेंटिव ऑफ 0.15% ट्रांजैक्शन अप टू 2000, मतलब जो है अगर इस 2000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन अगर करते हैं किसी छोटे व्यापारी के साथ, तो उसको जो है 0.15% जो है
जो ट्रांजैक्शन का कुछ बेनिफिट इसमें मिलेगा। और इसके ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें नो इंसेंटिव जो है स्कीम है, मतलब नो इंसेंटिव फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ अबव 2000 फॉर द लार्ज मर्चेंट, मतलब ज़्यादा मतलब 2000 से ऊपर तक के ट्रांसफ़र पे आपको ये इंसेंटिव स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलना है। जीरो MDR, नो मर्चेंट डिस्काउंट रेट फॉर दी बोथ स्मॉल एंड लार्ज मर्चेंट। ये MDR क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है, ये जो आपका UPI प्रोवाइड करने वाला बैंक है, UPI इंटरफेस जो है प्रोवाइड करने वाला बैंक है, चाहे आपका जो कार्ड स्वेप करते हैं उसके थ्रू जो आपका ट्रांजैक्शन होता है, वो जो है वो MDR इस पर जो है नहीं लागू होता है। ठीक है। क्लेम डिस्बर्समेंट, 80% ऑफ द एडमिटेड क्लेम अमाउंट इज डिस्पर्स अनकंडीशनली ईच क्वार्टर एंड 20% बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस बेंचमार्क, 10% इफ द टेक्निकल डिक्लाइन रेट इज लेस देन 0.0%। ये जो है इसमें मतलब डाटा दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव्ड अ टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम टारगेट ऑफ 20,000 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। एक्सपांड UPI पेनिट्रेशन इन Tier 3 to 6 सिटी एंड रूरल एरिया यूजिंग ऑफलाइन एंड फीचर फोन बेस्ड सॉल्यूशन। मतलब इसका टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि 20,000 करोड़ तक का टोटल जो है इसका टर्नओवर ले जाना है और UPI के पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। देखिए क्या है कि जैसे बहुत सारा जैसे गूगल पे, फ़ोन पे वाला जो UPI बेस्ड इंटरफेस है वो आपके जो है स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन में ही काम करता है, लेकिन भीम बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है वो नॉर्मल फीचर फ़ोन पे ऑफलाइन मोड में भी कार्य करे और रूरल एरिया में भी इसका पेनिट्रेशन बढ़े। इसके लिए जो है भीम UPI को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आया है। प्रीवियस जो है इंसेंटिव स्कीम क्या काम कर रहा था? जो तो प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव स्कीम था उसमें यह था कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो था वो जीरो था। रुपए डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो था वो जीरो था और भीम UPI बेस्ड जो ट्रांजैक्शन था थ्रू अमेंडमेंट टू द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एंड द इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब इसमें जो है आपको जीरो चार्जेस मतलब जो है मर्चेंट बैंक को देने पड़ते थे, चाहे जो मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको देना पड़ता था। फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंसेंटिव आर पेड टू द एक्वायरिंग बैंक एंड देन शेयर्ड एमंग इशूअर बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक एंड ऐप प्रोवाइडर को जो है इसमें जो है फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो इंसेंटिव स्कीम में फंड एलोकेट किया गया है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो भीम बेस्ड ऐप का क्या फीचर है और मतलब इसके बारे में, तो इसको 2016 में लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था एज एन इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप डेवलप बाई कौन इसको डेवलप किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द UPI बेसिस पे जो है नेशनल NPCI ने इसे लॉन्च किया कब? 2016 में। इट वर्क्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक, ये मल्टीपल बैंक पे कार्य करता है और इसमें जो है ट्रांजैक्शन के लिए जो है IFS कोड की ज़रूरत और अकाउंट की डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो है मोबाइल नंबर जो है वो आपके अकाउंट से लिंकअप रहता है, तो उस मोबाइल नंबर से ही आपके अकाउंट का डिटेल्स निकल जाता है और ट्रांजैक्शन ईजी वे में हो जाता है। यूजेज अ UPI पिन एंड डिवाइस बाइंडिंग थ्रू SMS फॉर एन इनहेंस सिक्योरिटी, मतलब एक तो आपका ट्रांजैक्शन के लिए SMS बेस्ड OTP बेस्ड जो है ट्रांजैक्शन होता है और UPI पिन जो है वो होता है जिससे कि आपका जो है ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रह पाए।